दरमियान वीनस टीवी पे होता है। पिछले हफ्ते हमारा लाइव प्रोग्राम नहीं हुआ था, लेकिन एज़ यूजुअल हर ट्यूसडे को हमारा वीनस टीवी पे 6 से 7 बजे ये प्रोग्राम होता है। इसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको यहाँ पे रहते हुए किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है, कोई भी आपका इमिग्रेशन का या कोई फैमिली लॉ से रिलेटेड, कोई भी यहाँ पे रहते हुए यूके में रहते हुए कोई कानूनी मसला है, तो आप इस प्रोग्राम में हमें कॉल कर सकते हैं। और लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। मेरी कोशिश होगी हमेशा की तरह कि जितना मेरे लिए पॉसिबल है और जितना वक्त मुझे इजाज़त देता है आपके सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन मैं हमेशा की तरह चंद बातें ज़रूर रिपीट करूंगा एक्सक्यूज़ मी। वो ये कि जब भी आप कॉल करते हैं नाजरीन, और जब आपकी कॉल थ्रू होती है, तो बराए मेहरबानी अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले के आपसे बात हो सके। अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी प्रोग्राम का दौरानिया 1 घंटे का होता है और इस दौरान मेरी कोशिश होती है कि जो कॉलर्स भी हमारे पास जो कॉल्स करते हैं उन सारों के हम कॉल्स ले सकें। तो इसलिए अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स ले सकें। और हमेशा की तरह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि मैं इस प्रोग्राम में पूरी डिटेल में आपको केस डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझसे बात करने के बावजूद आपने अपने केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले ज़रूर किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो और आपका कोई मसला जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपसे डिटेल में पूरा केस आपका डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए बराए मेहरबानी जब भी आपने अपना कोई अगला स्टेप उठाना है उससे पहले किसी वकील के पास जाके आप अपना डिटेल में केस डिस्कस कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में स्टूडियो का नंबर हमारा आ रहा है स्क्रीन पे। आप इसी नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी, जी बोले। मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं आपसे पहले क्वेश्चन करूंगी, फिर मैं टीवी पे अपना आंसर सुनना चाहती हूँ वापस। जी बोलिए। जी। तो मेरे 2 क्वेश्चन है। एक ये है कि मैंने अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई करना है अभी। तो मैं ना काउंसिल की टेम्परेरी अकोमोडेशन में रह रही हूँ। ये एक 2 बेडरूम का फ्लैट है। तो इसके लिए क्या मेरे पास टेनेंसी एग्रीमेंट तो है, लेकिन मुझे क्या परमिशन लेटर भी लेना पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड जब आए तो वो मेरे साथ इधर स्टे कर सकते हैं, या वो ज़रूरी नहीं है इतना? और दूसरा ये है कि मैं फुल टाइम काम कर रही हूँ और मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर रही हूँ 18,900 की। लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि टेम्परेरी अकोमोडेशन का बहुत ज़्यादा रेंट हाई है, तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझे हाउसिंग बेनिफिट भी मिल रहा है। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैंने जिस सॉलिसिटर से बात की है वो तो कहता है कि पब्लिक फंड आप नहीं किसी किस्म का भी यूज कर सकती। देखें, आप ठीक है रिक्वायरमेंट तो पूरी कर रही हैं, लेकिन जब हाँ आप जी। पब्लिक फंड्स ले रही हैं तो इससे पता ये चलता है कि आप के अपने रहने के लिए भी आप जो है अभी पब्लिक फंड्स ले रही हैं। तो अगर आपके हस्बैंड आते हैं आप उनको पूरी तरह ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं कर सकेंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप पब्लिक फंड ले रही हैं, तो इससे मसला हो सकता है। इसलिए ऑफ कोर्स अगर आप पब्लिक फंड्स छोड़ सकती हैं तो वो बेहतर होगा। जहाँ तक वो टेम्प्रेरी अकोमोडेशन से रिलेटेड आपका सवाल था कि काउंसिल से आपको परमिशन लेनी पड़ी, तो बिल्कुल अगर वो लेटर पर है उनसे जिसमें परमिशन हो कि आपके हस्बैंड जब यहाँ पे आते हैं तो उस प्रॉपर्टी में रह सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी अली मैं बात कर रहा हूँ। तो जी अली साहब मुझे ये बोलिए, क्या पूछना सवाल था आपका? जी वो मुझे 5 नवंबर के बाद जो ये चेंजिंग हुई है, मेरा इंडेफिनिट ILR ड्यू है मेरा नेक्स्ट मंथ। तो मुझे ये पूछना था कि उसमें लेवल 3 वही चलेगा, और वो यूके लाइफ टेस्ट मैंने किया हुआ है। तो बस यही क्वेश्चन था। आप इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं? सॉरी, आप इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहे हैं ना? जी जी इंग्लिश क्लास ये मैंने लेवल किया हुआ जी यूके लेवल लाइफ वही है टेस्ट B1 का, लेकिन टेस्ट जो है वो पहले जिस तरह एक्सेप्ट कर लिया जाता था मुख्तलिफ, तो अब वो ट्रिनिटी कॉलेज और IELTS से एक्सेप्ट किया जाएगा, और लाइफ इन द UK भी अगर आपने किया हुआ है तो चल जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी इमरान साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका?
अच्छा, मेरे ऊपर मैसेज आया था जो होम ऑफिस की तरफ से कि आपका केस अभी लीव टू रिमेन नहीं है, तो इसके बारे में आप फोन कीजिए मुझे, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या मैसेज आया था आपको? कि आपके पास लीव टू रिमेन नहीं है, तो हमारा केस है ना, रिव्यू रिकंसिडर किया है मैंने। तो आपकी अभी अभी रिकंसिडरेशन की या रिव्यू की एप्लीकेशन पेंडिंग है होम ऑफिस में? हाँ, रिकंसिडरेशन हाँ पेंडिंग है, और मुझे लगभग 13 ईयर्स हो गए यहाँ पे, और मेरे लड़के भी बड़े से 8 साल की होने लगी है अभी। एक्सक्यूज मी। अच्छा देखिए, बात यह है कि अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है तो फिर आपको चाहिए, या अगर आपके वकील हैं तो उनको चाहिए कि वो होम ऑफिस से रब्ता करें कि ये आपको लेटर इस तरह आया है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है रिव्यू की भी पेंडिंग है ताकि ताकि वो अपना रिकॉर्ड जो है वो अपडेट कर लें और आपको किसी किस्म की कोई ट्रबल ना हो। तो बेहतर है आप या आपके वकील होम ऑफिस से रब्ता करके उनको सारी सिचुएशन बताएं। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कौन सा बोल रहे हैं? जी वसीम बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। आप बोलिए जी, कैसे हैं? ठीक है जी। मेरे छोटे छोटे थोड़े से सवाल हैं। हम दूसरी डिस्क्रिशनरी लीव पे हैं, तो हमें इंडेफिनिट आपको अप्लाई आपको करना 3 है। साल की मिली थी डिस्कशन लीव? 3 साल की, तीसरी साल की, जी जी। तो वो अभी खत्म होनी है नेक्स्ट ईयर, तो हमने इंडेफिनिट अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो अभी एग्जाम्पशन है लाइफ इन द यूके टेस्ट और सेल टेस्ट की, तो वो हम पे है या हमें करना जी पड़ेगा? वो एग्जाम्पशन है अगर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशनरी लीव तो और आपको दूसरा ये मेरा सवाल है, जी हमें सेट ओ लगेगा? जी आपको सेट ओ लगेगा। और जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक था तो वो एग्जाम्पशन है। जब आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपको इंग्लिश और लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ेगा। ओके। और मेरा तीसरा सवाल है, उस जी जी फॉर्म में लिखा हुआ विच कैटेगरी, इस कैटेगरी में तो वो नहीं है। जी जी। जो फॉर्म सेट हो ना, उसका जो सेक्शन 3 है, उसमें लिखा हुआ है कि विच कैटेगरी यू वांट अप्लाई टू इंडेफिनिट लीव। तो तो आप उसमें तो उसमें वो लिखते हैं वाला, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशनरी लीव। हाँ, तो वो हम अदर पर्पस में जा सकते हैं। जी आप अदर पर्पस में जाके और उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें जी हम लिख बहुत सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। नाज़रीन हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी मेरी ज़रा आज तबीयत ज़रा सही नहीं है तो इसलिए मैं ज़रा आराम से बोल रहा हूँ। बोलिए क्या सवाल है आपका? सर मुझे सालम की बेस पे 3 साल का वीज़ा मिला था DLR, तो मेरे एक्सटेंशन के लिए भेजा हुआ तकरीबन 5.5 महीने हो गए हैं। जी जी। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। कितना अर्सा हो गया? तो उन्होंने 5.5 महीने हो गए हैं। अच्छा मेरा बायोमेट्रिक भी हो गया है। उन्होंने जो मेरी फीस NHS फीस काटी थी और वो उन्होंने मुझे वापस कर दी है। जी और जी। अभी तक मेरी दूसरी फीस नहीं काटी जो 601 पाउंड था या कुछ, कि मुझे सालम की बेस पे ना मिला हुआ था DLR। तो ये कितना टाइम और लगाते हैं और मुझे अभी क्या करना चाहिए? देखें आपके बायोमेट्रिक्स हो गए। नॉर्मली कोई भी इस किस्म की जो एप्लीकेशन होती है अराउंड 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है, लेकिन बाज़ वक़्त इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाया करता है। तो आप बेहतर ये है कि आप उनसे अगर 6 महीने हो जाए उस वक्त तक कोई आपका रिज़ल्ट नहीं आता तो फिर आप होम ऑफिस से रब्ता करके और उनसे मालूमात करें कि क्या स्टेटस है आपकी एप्लीकेशन का। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पासपोर्ट ना पाकिस्तानी है तो वैलिड है, इंडेफिनिट से हमें मिली हुई है तो परमानेंट। तो आजकल सुना का कानून निकला है कि आपका ना पाकिस्तान ट्रैवल के लिए ना कंप्यूटराइज मतलब दोबारा बुलाने पड़ेंगे। क्या पासपोर्ट्स? पासपोर्ट हमारे वैलिड है, मतलब अभी खत्म होंगे ना 2020 को। जी जी। तो फिर हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि ट्रैवल करने के लिए ना आपको कंप्यूटर राज बनाने पड़ेंगे। अभी ना वो पिक्चर वाला बना हुआ है ना, पहले का पासपोर्ट वैलिड है। जी जी। तो ये पूछना चाह रही थी कि ये कोई
कानून निकला है कि मतलब उस पे हम ट्रैवल देखिए, आप जो बनाते हैं पासपोर्ट वो बनते ही कंप्यूटराइज हैं, तो जब आप जब रिन्यू कराएंगे तो वो कंप्यूटराइज ही बनेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट्स। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं जी और क्या सवाल है? मैं शकील बात कर रहा हूँ जी शकील साहब। एक क्वेश्चन पूछना था जी बोलिए। हमारा केस था 2004 का, उस टाइम अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, उसका फिर वेट करते रहे, फिर उन्होंने रब्ता किया तकरीबन 4 साल पहला, पेपर मांगे बच्चों के, सबके ओरिजिनल पेपर भेज दिए। फिर अभी 2 महीने पहले उन्होंने दोबारा फोटोग्राफ मांगे, वो भेजे। ये ओल्ड अभी मैनचेस्टर में जो ओल्ड लाइफ केस वाले नहीं है उन्होंने, अच्छा उन्होंने ऐसा किया कि मदर फादर को और अंडर 18 जो चिल्ड्रन उनको दे दिया, ग्रांट कर दिया वीजा। किसको ग्रांट किया वीजा? उन्होंने ग्रांट कर दिया वीजा। किसको? आप सारों को? जो अंडर 18 थे। अच्छा, जो अंडर 18 थे उनको तो ग्रांट कर दिया वीजा, मदर फादर को भी कर दिया। जो ओवर 18 हो गए वो उसी केस में अंडर 18 थे, 2 बच्चे हैं, लेकिन उनका उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। और दूसरा यह कोई जो ओरिजिनल पेपर थे अभी वो भी वापस नहीं किए, कुछ नहीं किया। इसका क्या हो सकता है, क्योंकि वो केस में शामिल है सब अंडर 18। जी मैं समझ गया आपका मतलब। देखिए बड़ी अनयूजुअल और नामुनासिब सी बात है, तो इसलिए आपको कि होम ऑफिस ने जो अंडर 18 बच्चे थे उनको दे दिया, जबकि सारे इकट्ठे आए थे, सारों को एक साथ केस चल रहा था और वो भी डिपेंडेंट थे जो ओवर 18 अब हो गए। तो आपको चाहिए या आपके अगर कोई वकील हैं कि वो होम ऑफिस से रब्ता करें और उनको सारी सिचुएशन बताएं कि जी हम इकट्ठे आए थे, अंडर 18 है, उनको और माँ बाप को आपने दे दिया और ओवर 18 जो है उनको नहीं दिया। आपको ये प्रूव करना होगा कि वो जो ओवर 18 हैं या 18 प्लस हैं वो भी आपके साथ ही एज अ फैमिली सारे इकट्ठे रह रहे हैं और सारों का एविडेंस वगैरह सिलसिले में देना होगा। तो अगर आप उनको होम ऑफिस को लिखें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम जी। कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम अली है। जी अली साहब बोलिए। एक क्वेश्चन पूछना जी। मैं 2000 में आया था इधर, मैंने अपना उस वक्त इंडेफिनिट अप्लाई किया था, उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया था। 2003 में रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद मैंने 2006 में दोबारा अप्लाई किया, उन्होंने रिफ्यूज किया था तो मुझे वापस जाने का बोला था और मैं नहीं गया था। फिर मैंने 2006 में दोबारा इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे 2009 में 3 ईयर का वीजा दिया इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था पहले, और फिर 2012 में दोबारा उन्होंने 3 ईयर का वीजा दिया था। वो 6 ईयर का पीरियड पूरा करके फिर मुझे इंडेफिनिट मिली अभी दिस ईयर इन मई। तो अभी मुझे दोबारा नेशनलिटी कब अप्लाई कर सकता हूं? देखिए जब आप 2000 में आए थे आप क्या एज अ विजिटर आए थे, क्या आए थे? कंट्री में ओवरस्टे हो गए तो फिर आपको इंडेफिनिट के बाद 10 साल वेट करना पड़ता है। क्या ये सही है या कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, जब आप शुरू में आए थे तो आप क्या एज ए विजिटर आए थे? जी मैं शादी बेस पे आया था। अच्छा, स्पाउस वीज़ा पे आए थे, उसके बाद आप थ्रू आउट लीगल रहे या ओवर स्टे हुए थे बीच में? नहीं, उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया था ना मुझे, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी, वो मैरिज एक्सेप्ट नहीं की थी, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और ये कब की बात है जो रिफ्यूज किया था उन्होंने? ये 2002 या 3 की बात है। उसके बाद आपने क्या किया था? उसके बाद मैंने 2006 में दोबारा इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था। लेकिन वो जो दोबारा इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था वो किस बेसिस पे अप्लाई किया था आपने? शादी तो आपकी एक्सेप्ट नहीं की थी ना? ह्यूमन राइट्स पे किया था, ह्यूमन राइट्स पे। अच्छा, तो बीच में आप 2-3 साल ओवर स्टेड थे? जी, उन्होंने मुझे 3-3 साल का 6 ईयर का वो जी ठीक है। तो अगर ऐसी सूरत है तो आप नेशनलिटी के लिए अगर 2006 में आप जब आपको पहली मरतबा डिस्क्रिशनरी लीव कब मिला था? 2009 में। हाँ, तो आपको 10 साल वेट करने पड़ेंगे। जो पहली मरतबा आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है वहाँ से आपको यानी कि 2009 से 10 साल वेट करने पड़ेंगे। तो 2019 में जाके आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि जब भी कोई नेशनलिटी के लिए अप्लाई करता है तो उसको ये प्रूव करना होता है कि वो लास्ट 10 ईयर्स में उसने किसी किस्म की इमिग्रेशन कंडीशन तो ब्रीच नहीं की और कोई वो ओवरस्टेयर तो नहीं हो गया। और आपके केस में मुझे ये लग रहा है चूँकि आप का उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बीच में फिर आप ओवरस्टेयर हो गए थे, तो जब आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी 2009 में वहाँ पर आप लीगल हुए थे, वहाँ से आपके 10 साल स्टार्ट होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, आपके इधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं।